आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में हम लोग कल जो हमारा था वो था पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों में हम लोग पृथ्वी का घूर्णन देख रहे थे, ठीक है, द अर्थ रोटेशन। तो आज हम लोग पृथ्वी का परिक्रमण देख लेते हैं, ठीक है। उसमें पृथ्वी का जो घूर्णन है उसमें भी कई सारे पॉइंट बचे हुए हैं, उसको हम देखते हुए फिर इसके बाद हम परिक्रमण देखेंगे, ठीक है। तो देखें आज, चलिए आइए हम लोग लिख लेते हैं आज, हाँ जल्दी से चलिए। पृथ्वी की गतियाँ, द अर्थ मूवमेंट, ठीक है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ में कल बताया गया था कि पृथ्वी का पहला घूर्णन है। घूर्णन के बारे में बता दिया गया था कि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर ही क्या कर रही है, घूम रही है, एक ही स्थान पर खड़े होकर नाच रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और नाचते हुए क्या कर रही है, वो सूर्य का भी चक्कर लगाएगी, तो वो होगा परिक्रमण। लेकिन जो अपने अक्ष पर खड़े होकर नाच रही है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन, द अर्थ रोटेशन। तो हम लोग उसमें कल ये देखे थे कि पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है 24 घंटे में। अंतर का मतलब ये था कि जो जुरैसिक काल, हम काल के बारे में देखेंगे, कई सारे काल हैं, ठीक है। जुरैसिक काल, कार्बोनेरियस, ठीक है। इसके बाद टर्शियरी काल, कई सारे काल हैं जिसमें पर्वत बढ़े, नदियाँ बनी, ठीक है। जो इस तरह बनते गए, पत्थर बनते गए, ये सबके काल होते हैं। तो हम कई साल काल देखेंगे, ठीक है। आप लोग परेशान मत रहिएगा। तो कहते हैं कि जुरैसिक काल में पृथ्वी 23 घंटे पर ही नाच रही थी, ठीक है। 23 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा देती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि प्रतिदिन कहते हैं कि 1 सेकेंड का 2000वां भाग मतलब लेट होती है। मतलब एक दिन में मान लेते हैं 1 सेकेंड होता है, मान लेते हैं 1 सेकेंड है, और एक दिन में क्या होता है, 1 सेकेंड का 2000वां भाग पृथ्वी धीमी हो रही है, ठीक है। समझ में है बात, ठीक है। तो इतनी धीमी होती चली जा रही, मान लेते हैं कि 100 वर्ष में 15-15 सेकेंड कम हो जाती है, ठीक है। मतलब उसकी जो 23 घंटा 15 सेकेंड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर इसी प्रकार 100 साल और बेहते तो फिर इसी प्रकार 15 सेकेंड बढ़ते बढ़ते आज कहाँ तक पहुँच गए, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। और मान लेते हैं 24, उसे मान के चलते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाती है। आगे आने वाले समय में क्या होगा, फिर और क्या होगा, थोड़ा सा इसी प्रकार समय बढ़ता जाएगा घूमने का, क्योंकि पृथ्वी की गति क्या हो रही है, ऊर्जा नष्ट हो रही है। ऊर्जा नष्ट होने से कोई चीज़ जब चक्कर लगाती है तो उसकी ऊर्जा नष्ट होती है। जब ऊर्जा नष्ट होती है तो वो धीमे होते चली जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी भी धीमा होगा। सूर्य का प्रकाश भी जो आ रहा है, कभी अभी जो आ रहा है सूर्य का प्रकाश, बहुत समय बाद क्या होगा, सूर्य का प्रकाश भी धीमा हो जाएगा, तो वो सब होगा। तो हम लोग कल ये देखे थे कि पृथ्वी घूर्णन करती है, 24 घंटे मान के चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग अभी जब काल देखेंगे तब ये बात आएगी कि जुरैसिक काल में पृथ्वी कितने घंटे में, 23 घंटा तो बता ही दिया गया। उस समय 23 घंटा था, फिर आगे बढ़ी 23 घंटा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, आज 24 घंटे हम पहुंच गए, ठीक है। तो अब इसके बाद यही सब देखे थे कल। तो और इसके बाद अब देखना है कि दिन और रात का अंतर जो होता है, ठीक है। दिन और रात में जो अंतर होता है वो इसी के कारण बस होता है, ठीक है। तो उसी को देख लेते हैं। कल यहीं से टॉपिक हमारा छूटा था, ठीक है। दिन और रात में अंतर। एक चीज ये देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता, जो पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक, मान लेते पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ठीक है। ये पृथ्वी मान लेते हैं ऐसे ऐसे घूम रही, ठीक है, इस तरह से। तो इसके कारण बस जो ये भाग होगा, आधा भाग, वो क्या होगा, इधर प्रकाश पड़ेगा तो दिन होगा, इधर रात होगा। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, लेकिन ये अंतर कैसे होता है, दिन और रात में अंतर कैसे होता है, इसको आज हमको देखना है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं, चलिए, ठीक है। ये कल बता दिया गया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा। एक चीज देखिए, पहले इसे देखने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी का अक्ष हम मान के चले, ये है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष हमको ये मान के चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या, पृथ्वी का अक्ष ये है, ठीक।
अच्छा यहाँ से ऐसे मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष मान लेते ये है, और पृथ्वी का अक्ष जस्ट इसी के नीचे ये है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष अगर ये मान के चलेंगे तब क्या होगा, ये प्रकाश वृत्त होगा। प्रकाश वृत्त के इधर क्या होगा, दिन होगा, और इधर क्या होगी, रात होगी, क्योंकि इधर इधर दिन होने का मतलब कि सूर्य इधर कहीं है, ठीक है। सूर्य की जब किरणें पड़ेंगी तो इधर प्रकाश रहेगा और इधर रात रहेगी। ये हो गई आदर्श स्थिति, लेकिन पृथ्वी ऐसे है नहीं, तो दिन रात का अंतर इसीलिए हो जाता है, ठीक है। ऐसे है, मान लेते हैं ऐसे है, इसको आप मान के चलिए कि मान लेते हैं, अभी मानिएगा ऐसे है नहीं, ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है, बीच से गई है सेंटर से, तो मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा। इसके ऊपर कई सारे लाइन, अभी हम अक्षांश देखे नहीं है, अक्षांश उक्षांश देखेंगे, ठीक है। आप अभी मान लीजिए ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये है, चूंकि ये प्रकाश वृत्त क्या करता है, पृथ्वी को आधे भाग से डिवाइड करता है। प्रकाश वृत्त क्या करता है, पृथ्वी को आधे भाग से डिवाइड करता है। तो इधर क्या होता है, मान लेते हैं 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 घंटे, तो 12 घंटे यहाँ पास दिन होगा और 12 घंटे क्या होगी, रात होगी। इसी प्रकार इसको भी 20, इस लाइन को भी 20 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ भी 12 घंटा दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होगी, क्योंकि ये प्रकाश वृत्त है। कोई परेशानी नहीं, प्रकाश वृत्त हमेशा बांटता है। अगर अक्ष भी यहीं पास होता तो क्या होता, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी, कभी रात बड़ी, रात और दिन छोटे हो जाते हैं, होते हैं। वो क्यों होता है, वो होता है पृथ्वी के झुकने के कारण। अब देखते हैं, इसको समझ में आया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं अगला पॉइंट। देखिए, मानिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी है मान लेते हैं, लेकिन अक्ष ऐसे ना होकर कहाँ है, अक्ष हमेशा ये यहाँ पास है, ऐसे है, ठीक है। मान लेते ये है, थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, मान लेते हैं अभी ऐसे मानिए, और थोड़ा सा इसको मानते हैं, और अक्ष यहाँ लेते हैं, ठीक है, ठीक, और ये सेंटर लेते हैं इसको। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही, ठीक है। इसको हम रेखा ले लेते हैं बड़ी, ये काल्पनिक रेखा ही माना गया है, ठीक है। ये है अक्ष, ठीक, और ये घूम किधर रही, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पृथ्वी घूम रही। तो अब देखिए, पृथ्वी ऐसे ना होकर सीधा, बल्कि ऐसे है, ठीक है। पृथ्वी अब ऐसे ऐसे घूम रही, ठीक, सीधा सीधा नहीं घूम रही ऐसे ऐसे, बल्कि ऐसे घूम रही, ठीक। तो पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री झुकी है। तो क्यों झुकी हुई है, देखिए, ये सेंटर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ सेंटर होगा, ठीक, और ये है हमारा, मान लेते भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा होगी, मतलब मध्य की रेखा, जो सबसे बड़ी रेखा यही होगी, ठीक। तो मान लेते हैं इधर एक सूर्य है, ठीक, सूर्य से क्या होगा, लगातार किरणें आ रही हैं, आप ध्यान दीजिए कि लगातार किरणें यहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही, और फिर यहाँ पड़ रही है, और यहाँ पड़ रही, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक, यहाँ पड़ रही हैं, एक यहाँ, 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 और यहाँ, देखिए, ठीक, ऐसे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। यहाँ जब किरणें पड़ेंगी तो यहाँ 12 घंटा दिन और 12 घंटे तो रात होंगी, क्योंकि ये रेखा को 20 से डिवाइड कर रही है। ये रेखा को, भूमध्य रेखा को, ये जो अक्ष है वो 20 से डिवाइड कर रही है, तो यहाँ 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होगी। लेकिन प्रकाश वृत्त जो होगा वो तो यहाँ होगा ना, प्रकाश वृत्त तो यहाँ होगा, ठीक। प्रकाश वृत्त क्योंकि पृथ्वी को जो दिन और रात को विभाजित करती है वो रेखा है, ना कि अक्ष वाली रेखा है। ये प्रकाश वृत्त क्या है, दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा, ठीक है। प्रकाश वृत्त, और ये क्या है, ये हमारा अक्ष है, ये अक्ष वाली रेखा, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, किससे, 23.5 डिग्री प्रकाश वृत्त, इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री प्रकाश वृत्त। और इसी समतल को क्या कहते हैं, कक्षीय समतल। तो ये कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण होता है 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, और ये क्या होगा 66.5 डिग्री, तब हो जाएगा 90, ठीक है। तो अब आप समझिएगा, इसको थोड़ा आप रफ करते हैं।
इतना आप समझ लिए, इसे अभी नहीं बताना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अभी बाद में हम इसको देखेंगे। तो आप ये बताइए कि ये है प्रकाश वृत्त। तो प्रकाश वृत्त अगर होता तो अगर प्रकाश वृत्त पर ही अक्ष होता, अक्ष का मतलब पृथ्वी इसी सहारे ऐसे ऐसे नाचती, तो पूरे स्थान पर दिन और रात समान होते हैं, रात भी 12 घंटे की, दिन भी 12 घंटे। लेकिन अक्ष ऐसे होने के कारण क्या है, इसको तो आधा ये विभाजित करती है, लेकिन ऊपर वाली रेखाओं को बराबर नहीं विभाजित करेगी। मान लेते इससे ऊपर भी कई रेखा होंगी, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ठीक, और ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ये सभी रेखाएं हैं। अब आप बताइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अक्ष ऐसे था, ठीक, तो इसको तो बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ये है प्रकाश वृत्त, इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर वाला जो होगा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात नहीं होगी। अब इधर दिन बड़े हो गए, दिन बड़े हो गए और रातें छोटी, ठीक है। इधर देखिए आप, और इधर क्या हो गया, इधर रातें बड़ी और दिन छोटे। तो आप ये बताइए, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पास प्रकाश पड़ रहा है तो ये अक्ष है, क्या ये अक्ष ये दोनों पूरा हो गया, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव पर लगातार क्या हो, प्रकाश पड़ रहा है, इस कारण बस यहाँ पास 6 महीने दिन होता है। यहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पास क्या होगा, 6 महीने रातें होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, ठीक है। तो पृथ्वी ऐसे होने के कारण क्या है, दिन और रातों में अंतर आ जाता है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण दिन और रातों में अंतर आता है। अगर पृथ्वी ऐसे ही होती तो क्या होता, दिन और रात समान होते, लेकिन नहीं, पृथ्वी ऐसे झुकी है तो दिन और रात में क्या होगा, ये बराबर भागों में विभाजित नहीं कर रही, ठीक है। जब बराबर भागों में विभाजित नहीं करेगी तो क्या होगा, तब बहुत दिन और रात में अंतर आ ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो दिन और रातों में अंतर का कारण क्या है, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुका होना। तो अब थोड़ा देखते हैं 23.5 डिग्री कैसे झुकी है, ठीक। फिर इसी कारणवश क्या हो जाता है कि कभी दिन 12 घंटे का जगह 13 घंटे हो जाते हैं, रातें क्या हो गए 11 घंटे की हो गए। फिर इसी प्रकार जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए वैसे कम होता जाएगा, ठीक है। इधर जैसे 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 ऊपर जाएंगे क्या होगा, ऊपर दिन बढ़ते चले जाएंगे और नीचे के और इस साइड क्या होगा, रातें छोटी होती जाएंगी, लेकिन नीचे जाते जाएंगे तो रातें छोटी, दिन छोटे होते जाएंगे, रातें बड़ी होती जाएंगी, समझ रहे हैं ना। उत्तरी अक्ष की तरफ गए तो 6 महीने दिन, जब मतलब जब उत्तरायण होगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा तब की बात है। जब दक्षिणायन होगा तब फिर स्थिति बदल जाएगी, तब नीचे क्या होगा, दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, ऊपर भी उसकी उल्टी स्थिति हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो 23.5 डिग्री अब आप समझ गए किससे झुकी हुई है पृथ्वी, जिसका बस रात और दिन में अंतर होता है, तो वो है प्रकाश वृत्त। ये है हमारा प्रकाश वृत्त। प्रकाश वृत्त हमेशा सेंटर से होगा और ये हमारा है अक्ष, ये हो गई मान लेते हैं कच्छी समतल या भूमध्य रेखा, और ये हो गया हमारा अक्ष, ठीक है, ये अक्ष की रेखा हो गई, ठीक। तो इससे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 66.5 डिग्री, ठीक है। ये है कच्छी समतल, कल बताया गया था पृथ्वी के कच्छा द्वारा बनाया गया समतल कच्छी समतल होता है 66.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री है प्रकाश वृत्त। और प्रकाश वृत्त क्या है, ये है जो पूरी पृथ्वी को आधे भाग से डिवाइड करती है दिन और रात में, ठीक है। लेकिन ऐसे ना होकर ऐसे होती है, तब क्या होती है पृथ्वी में, इधर दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी, फिर इधर क्या होगा, रातें बड़ी और दिन छोटी, ऐसे होने लगता है, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, यहाँ तक हो गया, ये प्रकाश वृत्त है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है प्रकाश वृत्त, ठीक। और ये कच्छी समतल और भूमध्य रेखा। अभी थोड़ा हम कक्षा देखेंगे। चंद्रमा भी कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी से 5 डिग्री झुक जाता है। जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखेंगे तो वहाँ देखेंगे पृथ्वी, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के कक्षा पर ही नहीं गति करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो जब आता है तब तो चंद्र ग्रहण हो जाता है पूर्ण रूप से, लेकिन जब वो 5 डिग्री क्या हो जाता है, वो झुक भी जाता है, पृथ्वी की कक्षा से झुकता है, तो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ भी कहें, दोनों उस झुकाव के कारण। तो दिन और रातों में अंतर समझ में आ गया। चलिए रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
अब आप ये बताइए, जब सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य जब कर्क रेखा पर पड़ रही होगी, अब ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, अभी हम लोग कर्क रेखा ऊपर नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। मान लेते हैं ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक, 0 डिग्री, इसे क्या मान के चलते हैं, 0 डिग्री, और 23.5 डिग्री पर गई है एक कर्क रेखा, और नीचे गई है मकर रेखा, ये सब 23.5 डिग्री पर है, ठीक है, और 23.5 डिग्री, और ये भी कितना है, 23.5, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, ये क्या है, कर्क रेखा, ठीक, और इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग ताप नहीं पढ़ेंगे, वो जब हम ताप पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, ठीक है, वायुमंडल का मतलब जब जलवायु पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि पृथ्वी जो सूर्य है उसकी सीधी किरणें केवल कर्क रेखा से मकर रेखा तक पड़ती हैं, ठीक है, या तो कर्क रेखा पर सीधी रेखा पड़ेंगी, या इनके बीच में कहीं भी पड़ेंगी, या मकर रेखा पर पड़ेंगी, या तो कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच के कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक ही केवल सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इससे ऊपर सीधी किरणें नहीं पड़ती, तिरछी किरणें पड़ती हैं, ठीक है, यहाँ पास तिरछी किरणें पड़ती है, ठीक है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी, नीचे जब जाएंगे 66.5 डिग्री पर, और फिर इसके बाद नीचे देखिएगा तो शीत कटिबंध होता है, ठीक है, वहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ से गर्मी और ठंड, यहाँ गर्मी बहुत रहती है, ठीक है। तो भारत यहाँ स्थित है, आधे भाग में ठंडी पड़ती है, देखिए दक्षिण भारत में ज़्यादातर क्या रहती है, गर्मी रहती है, ऊपर क्या रहती है, ठंडी भी रहती है, ठीक है, तो परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, इसको हम बताना था, क्या था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण का मतलब जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ रही हो, मान लेते हैं जब कर्क रेखा पर सीधा पड़ेंगी किरणें, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, सीधा यहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी, और कहीं नहीं पड़ेंगी, ना तो यहाँ ना या सीधी, सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं 21 जून को, ठीक है, 21 जून, जब यहाँ 21 जून को सबसे पड़ती हैं तो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, 21 जून को, और रातें सबसे छोटी हो जाती हैं। जब सूर्य मान लेते हैं उस समय घूमता हुआ ये जहाँ पास आया तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर ही सीधी पड़ रही, ठीक है, कर्क रेखा पर अगर सीधी पड़ेंगी तो उस दिन क्या होता है, 21 जून को पड़ती है, ठीक है, 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर पड़ती है तो क्या होता है, दिन सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, उस दिन बड़े, और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है, रात क्या होंगी, सबसे छोटी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दिन सबसे बड़े होंगे और रात सबसे छोटी होगी, ठीक है, 21 जून की बात है, कर्क रेखा पर जब पड़ेगी तो दिन सबसे बड़े होंगे और रात सबसे छोटी होंगी, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक, एकदम। चलिए अब रफ करें इसको, आगे थोड़ा देखते हैं। जब 21 जून से इसे उत्तरायणांक कहते हैं, ठीक है, अब इसे और थोड़ा रफ करते हैं। और जब मान लेते हैं ये पृथ्वी क्या रहती है, घूमते घूमते दिसंबर तक पहुंच जाए तब क्या हो जाते हैं, मान लेते हैं दिसंबर, ये हो गया, ये जून के समय तो यहाँ सूर्य है, ठीक है, और सूर्य कहाँ सीधी किरणें पड़ रही, वो हो गया, मान लेते हैं मकर रेखा पर सीधी किरणें डाल रही, ठीक है, सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, मकर रेखा पर, तब क्या होगा, यहाँ पास ये होता है 22 दिसंबर। तो दक्षिण भारत में क्या होगा, जब भी नीचे जो भी होगा वहाँ पास क्या होगा, दिन बड़े होंगे, रात छोटी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पास 22 दिसंबर को जब जैसे ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है तब वहाँ पास 22 दिसंबर को क्या होगा, गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है, गर्मी पड़ेगी, लेकिन दिसंबर में भारत में क्या होगा, ठंडी पड़ रही होगी, लेकिन वहाँ गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ दिन सबसे बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए दो स्थिति और होती है, एक स्थिति मानते हैं कि एक मान लेते हैं ये सूर्य ये भी है, ठीक, और सूर्य ये भी है, ठीक है, ये किरणें कहाँ पड़ रही है, सीधी मकर रेखा पर पड़ रही है, ठीक है, मकर भूमध्य रेखा पर, ठीक है, और ये भी कहाँ पड़ रही है, लेकिन ये मान लेते हैं ये है 21 मार्च,
ठीक है। और ये है 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर और 21 मार्च पर सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? वो भूमध्य रेखा पर ही पड़ती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ही सीधी किरणें पड़ती। तो दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि अभी बता दिया क्या दिन और रात कहाँ बराबर होंगे? केवल भूमध्य रेखा पर, ठीक है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होगा तब दिन क्या होगा? उत्तर में, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जितना भी क्षेत्र आएगा वहां पास दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और नीचे क्या होगा? रातें बड़ी तथा दिन छोटे होंगे। लेकिन जब सूर्य क्या होगा? दक्षिणायन होगा, मतलब मकर रेखा की तरफ बढ़ेगा, तब क्या होगा? वहां पास दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी होंगी, और ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में वो होगा दिन छोटे और रातें बड़े, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सूर्य जब 23 सितंबर और 21 मार्च को कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है, ठीक है। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ता है। और जब सीधा पड़ेगा तब क्या होगा? तब दिन और रातें समान होंगी, ठीक है। तो कोई परेशानी तो नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात समान होती है, ठीक है। ना अत्यधिक गर्मी और ना अत्यधिक ठंडी होती है, तो इसे विषुव कहते हैं, ठीक है। इक्वनॉक्स कहते हैं, ठीक है। विषुव या इक्वनॉक्स, ठीक। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। और अगर हम बात करें कि दिन अगर यदि उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े कब होते हैं? तो 21 जून में। नीचे दिन सबसे बड़े कब होते हैं? तो 22 दिसंबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम मस्त। चलिए, तो दिन और रातों में अंतर समझ में आ गया। आगे चलें, पृथ्वी का परिक्रमा देख लें, चलिए। पृथ्वी का परिक्रमा का मतलब द अर्थ ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण। अब क्या होगा? परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों। एक तो हो गया घूर्णन, जो पृथ्वी की गति कर रही, तो वो समझ में आ गया। उसमें दिन रात के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन के कारण क्या होता है? अक्ष में परिवर्तन के कारण दिन और रात में अंतर बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब बराबर नहीं होते। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही पृथ्वी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा इसे रफ करते हैं, ऊपर लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा चित्र ज्यादा बना। हम पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण देख रहे हैं, ठीक। मान लेते हैं पृथ्वी यहाँ है, ठीक है। मान लीजिएगा आप लोग टेढ़ा जो भी है इसे, ठीक। एक पृथ्वी यहाँ है, एक है यहाँ और दूसरी है यहाँ, ठीक। बीच में मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो सूर्य है, ये सब पृथ्वी है, थोड़ा बड़े बड़े बन गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये अक्ष है, अब तो अक्ष में कोई दिक्कत नहीं, अक्ष हमेशा तिरछा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये अक्ष है, ठीक है। ये सभी अच्छा है, ठीक। बड़े कर लीजिए तो आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। इसको आप बड़े कर लीजिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो मान लेते हैं ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये 21 जून की स्थिति है। कब की है? 21 जून। और ये है 21 मार्च, ये है 21 मार्च, और ये है 22 दिसंबर, और ये है कब? 23 सितंबर, ठीक है। ये 23 सितंबर, वो 22 दिसंबर, 21 मार्च और 21 जून, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? सीधा पड़ती हैं कर्क रेखा पर। इसे क्या कहते हैं? ये है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा।
और इसके बाद जब यहाँ पास ये मान लेते ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ठीक है, ये बीच में वो है। तो जब ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी सीधा, वो पड़ेंगी मकर रेखा पर, ठीक है। ये क्या है, ये है मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये है भूमध्य रेखा, ये भी भूमध्य रेखा है और ये भी भूमध्य रेखा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, सूर्य की किरणें 21 मार्च को कहाँ पड़ेंगी, सीधा पड़ेंगी यहाँ पास, ठीक है। यहाँ किरणें कहाँ पड़ेंगी, ठीक है, सीधा पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर। आप स्थिति देखिएगा, ये घूमते घूमते ऐसे आया और ऐसे हो गया, तो सूर्य की किरणें क्या हुई, वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन घूमते घूमते जब ऐसे आएगा तो सूर्य वहाँ है तो सीधा पड़ेंगे मध्य में, ठीक है। जब घूमते घूमते ये फिर तिरछा यहाँ पास पहुंचेगा तब क्या हो जाएगा, तब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर। लेकिन वापस घूमते घूमते जैसे उस साइड, ये ऐसे नहीं है, सामने थोड़ी है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी है, वो ऐसे है, ठीक है। मान लो ये सूर्य बीच में है तो ये एक स्थिति यहाँ बनेगी, ठीक है। एक स्थिति इसके जस्ट पीछे बनेगी, एक इस साइड बनेगी और एक इस साइड बनेगी। जब इस साइड आएगी तब वो क्या होगा, तब सूर्य ऐसे रहेगा, ठीक है। जब ऐसे रहेगा तो वहाँ पड़े ऐसे, और यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये सूर्य है और पृथ्वी ऐसे है, तो यहाँ पास पड़ेगी कर्क रेखा पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जब ये घूम के इधर दिसंबर में पहुंचेगी तब सूर्य यहाँ है और ये पृथ्वी ऐसे है, तब पड़ेगी मकर रेखा पर डायरेक्ट। और जब सामने रहेगी तब तो सीधा ही पड़ेगी, और जब इसके पीछे जस्ट रहेगी तब भी सामने है, तब भी सीधा पड़ेगी। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हो गया, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है, कहाँ, ठीक है, भूमध्य रेखा पर। और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है और मकर रेखा को 22 दिसंबर को सीधा रेखा पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब 21 जून को यहाँ पास दिन बड़े होंगे, ठीक है, इस साइड दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। 22 दिसंबर को नीचे वाला भाग, जो भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग होगा, इसको 0 डिग्री मान के चलिएगा, ठीक है, ठीक है। मकर रेखा कर्क रेखा जान के ना 23.5 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो मकर रेखा पर सीधा पड़ेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। और अगर उत्तर में देखेंगे, मतलब उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे, तब वहाँ पास क्या होगी, वहाँ रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति बनेगी जब सूर्य क्या होगा, जब चक्कर लगाता, परिक्रमण करता है सूर्य का, ठीक है। ये 4 स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो परिक्रमण समझ गए, सूर्य का जो क्या करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो कितने दिन में लगाते हैं ये देख लीजिए, 365 दिन, ठीक है। एक परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगाते हैं, ठीक है, 6 घंटे। ये बड़े, मतलब ये बढ़ता भी जाएगा, अभी नहीं बढ़ रहा, लेकिन अभी आपको बताया गया है कि एक लीप वर्ष होता है ना, ये 6 घंटे जुड़कर एक दिन क्या हो जाते हैं, 4 साल में 6 को 24, 4 साल में क्या हो जाते हैं, 366 दिन होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। इसे लीप वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ गया है तो उसे लीप वर्ष, जो किसमें जोड़ दिया जाता है, जो फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ दिया जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। मान लेती है यहाँ से चली है पृथ्वी, वापस यहाँ से घूमकर यहाँ पास आने के लिए उसे 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। लेकिन हम 6 घंटों को क्या करते हैं, हर वर्ष नहीं जोड़ते हैं, उसको 4 साल में एक दिन मान लेते हैं और जोड़ देते हैं, किसमें, उन फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 16, 4 5 20, जब 4 4 16, ठीक है। जब 4 4 से डिवाइड होता जाए, जो वर्ष 4 से डिवाइड होता है वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। जो वर्ष 4 से डिवाइड हो तो वो क्या होता है, वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। लीप सेकंड क्या होता है, वही बताया गया। जुरासिक काल में क्या थी, पृथ्वी 23 घंटे में घूमती हुई, धीरे धीरे पृथ्वी की गति धीमी होती गई, ठीक है। और बताया गया प्रतिदिन 1 सेकंड का 2000वां भाग पृथ्वी धीमी होती जा रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार पृथ्वी आज 24 घंटे पहुंच चुकी है, तो इसे कहते हैं लीप वर्ष। और जो 1 सेकंड जो बढ़ता रहता है उसे कहते हैं लीप सेकंड, ठीक है। उसे लीप सेकंड कहते हैं क्योंकि उसको भी जोड़ा जाता है। अभी 2016 में 1 सेकंड जोड़ा गया था, ठीक है, 1 सेकंड बढ़ गया था मतलब वर्ष में, ठीक है। उससे पहले 70 के दशक में 1970 के आसपास भी जोड़ा गया था, ठीक है। तो उस समय शुरू किया गया था, तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो परिक्रमण भी समझ में आ गया, परिक्रमण समझ में आया आसानी से, ठीक है। सूर्य के चारों ओर क्या हो, पृथ्वी नाच रही, इसे ही सूर्य का परिक्रमण कहते हैं। कितने दिन में नाचती है, 365 दिन समान रूप से। लेकिन 365 दिन 6 घंटे
में पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है। और ये 6 घंटे क्या होते हैं, 6 का 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे होगा, और 24 घंटे मिला के एक दिन होता है। तो वो 4 साल में क्या हो जाता है, वो 366 दिन एक लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, वो लीप वर्ष, और 4 से जो वर्ष डिवाइड हो वो लीप वर्ष होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पास। ठीक, ये हो गया। चलिए इतना हो गया। आप ये बताइए एक चीज बताइए, अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, पढ़ेंगे। सूर्य की सीधी किरणें, एक नोट में आप क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा, सूर्य की सीधी किरणें केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पड़ती हैं। ठीक है, कर्क रेखा पर भी पड़ती है, मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा तक पड़ती हैं। ठीक है, ये लिखिएगा, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा तक पड़ती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसका मतलब ऊपर तिरछी पड़ेंगी, कर्क रेखा से ऊपर भी तिरछी पड़ेगी और मकर रेखा से नीचे भी तिरछी पड़ेगी। इसका मतलब जहां तिरछी रेखा पड़ेगी वहां तो ठंडी होगी ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ये जो जहाँ उष्ण कटिबंधी, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ तक परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अब ये बताइए, जब सूर्य उत्तरायण है, उत्तरायण का मतलब ये हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में सीधी रेखा पड़ रही है। ठीक है, वो कब से पढ़ना शुरू हो जाता है, वो 21 मार्च से। ठीक है, 21 मार्च को कहाँ रहता है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर रहता है 0 डिग्री। इसके बाद क्या होता है, 0 डिग्री के बाद धीरे धीरे सूर्य की सीधी किरणें ऊपर पड़ती जाती हैं। ठीक, बढ़ती जाती हैं, जितनी भी रेखा होंगी उसमें बढ़ते 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 फिर बाद में 21 जून पर आएगी वहां कर्क रेखा पर। ठीक है, इसे 23.5 डिग्री। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहाँ पास पड़ती है। आप ये बताइए अब क्या होने लगा, 21 मार्च के बाद क्या होता है, पृथ्वी जो सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ने लगती है, उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब 21 मार्च के बाद कहाँ गर्मी बढ़ने लगती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो ठंडी रहती है। ये बहुत अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, वो भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब भूमध्य रेखा पर गर्मी रहेगी और उसके नीचे ऊपर गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ऊपर चढ़ने लगेगा सूर्य, जैसे ऊपर चढ़ेगा इसका मतलब वहां पास तापमान ज्यादा हो गया। जब तापमान ज्यादा होगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो 21 मार्च के बाद क्या होने लगता है, 21 मार्च के बाद वहां पास उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। तो 21 मार्च से 21 जून तक जब यहाँ पड़ती है तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो उतरता है तो गर्मी रहती है, लेकिन जैसे ही 23 सितंबर तक पहुंचते हैं तब गर्मी नहीं रहती। बरसात आती है, क्योंकि बरसात क्यों आती है, वो गर्मी के कारण ही आती है, क्योंकि अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि जो वायु होती है वो ठंडे से गर्म की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो हम देखेंगे वो जब हम जलवायु पर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, वो इसी समय बारिश होना शुरू हो जाती है, जून में ही बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी समय 21-22 जून से बारिश होना शुरू होती है, फिर इसके बाद वो सितंबर तक चलती रहती है, इसके बाद फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस समय तक मानसून चला जाता है। ठीक है, जाने वाला रहता है। ठीक है, मानसून जाने वाला होता है। ठीक, तो 23 सितंबर को भी क्या होगा, ना तो अच्छी गर्मी होगी ना तो ठंडी। लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर को करेंगे तब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी क्योंकि यहाँ पास सीधी रेखा नहीं पड़ रही। यहाँ पास मान लेते उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होगी। ठंडी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ प्रकाश तापमान कम है, क्योंकि सीधी रेखा तो ऊपर बढ़ रही है। लेकिन जब ये 22 दिसंबर को जब नीचे पड़ेगी तो यहाँ पास गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक, और ऊपर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ठंडी। ठीक है, वो हो जाएगी ठंडी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं, यहाँ गर्मी बढ़ने लगेगी और यहाँ ठंडी होने लगी और यहाँ पास ऐसे ऐसे सिस्टम बनने लगता है। ठीक है, तो जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जो भी होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी है, जैसे मान लेते हैं जो अफ्रीका है, अफ्रीका के मध्य से निकली तो उसके नीचे वाले देश में क्या होगा, 22 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर को बहुत गर्मी होगी। ठीक है, जब इसके बाद 23 सितंबर के बाद गर्मी बढ़ने लगेगी। ठीक है, और 22 दिसंबर पर चरम पर होगी। ठीक है, और जैसे जैसे फिर इसके बाद चले जाएंगे तब क्या होगा, इसके बाद भी बारिश का मौसम शुरू होता है, लेकिन भारत में नहीं होता, वो दक्षिण भारत में होने लगती है। मतलब दक्षिण भारत कह रहे हैं, दक्षिण भाग में जो उत्तरी गोलार्ध के जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ बारिश होने शुरू होती है, फिर ऊपर धीरे धीरे जाके यहाँ समाप्त होती है। ठीक, ठंडी में भी बारिश होती है, लेकिन वो जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है। हम जेट स्ट्रीम देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, जेट धारा देखेंगे, वो
आती है, इधर से आती है, ठीक है, यूरोप की तरफ से, ठीक, भूमध्य सागर होके, ठीक है। तो कोई परेशानी तो नहीं। तो गर्मी समझ में आ गई। यहाँ ना तो जब भूमध्य रेखा पड़ेगी तो ना तो अत्यधिक गर्मी होगी ना तो ठंडी होगी, ठीक है, सामान्य मौसम रहेगा, ठीक है, सामान्य मौसम। और नीचे भी क्या होगा, ये भी सामान्य मौसम होगा, ठीक, सामान्य मौसम, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, हो गया। रफ कर दे। अब यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, परिक्रमण में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझना था, ठीक है। आप लोग इस चित्र बना लीजिएगा, ठीक। एक चीज अब आप देखिए, और पृथ्वी गति कैसे करती है ये थोड़ा देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, गोला रूप में गति नहीं करती है कि एक स्थान पर खड़े हो गए और गोला रूप में आके खड़े हो जाए, तो ऐसा नहीं है। वो गति करती है, मान लेती है सूर्य है तो गति कैसे करती है, वो ऐसे करती है, ठीक है, ऐसे गति करती है, ठीक। इसे थोड़ा सा आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार में गति करती है, ठीक है। दीर्घ वृत्त इसे कहते हैं कि इधर क्या होगा, छोटा होगा, इधर जो दूरी होगी वो बड़ी रहेगी, ठीक है, तो दीर्घ वृत्त कहते हैं, ठीक। इस जो आकृति कहते हैं दीर्घ वृत्त। तो पृथ्वी कैसे गति करती है, दीर्घ वृत्ताकार रूप में, ठीक है, वृत्ताकार रूप में, ठीक। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार रूप में गति करती है। दीर्घ वृत्ताकार ऐसे ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। वो वृत्त